हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में अपने कहा था केमिस्ट्री वाले में कि ये लास्ट वीडियो होगी। तो लास्ट वीडियो ही थी उस चैप्टर 2 की, लेकिन उसमें एक टॉपिक छूट गया था हमसे कि गैस में द्रव की विलेयता वाली टॉपिक हमसे छूट गई थी। तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे कि लास्ट वीडियो बोला था, लेकिन इसको हम चैप्टर 3 में ही ऐड करके और पढ़ा देते हैं आपको। तो हेडिंग हमारी होगी चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 में ही हम इसे लिखेंगे गैस की द्रव में विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। तो इसका होगा क्या, तो इसमें लिखेंगे हम कि सन 1801 में प्रयोगों द्वारा, देखिए कोई भी जब प्रयोग किया जाता है तभी तो हम किसी थियरी पे पहुंचते हैं। तो सन 1801 में प्रयोगों द्वारा इंग्लिश रसायनज्ञ विलियम हेनरी ने एक नियम दिया था। किसने? विलियम हेनरी ने एक नियम दिया था। इनके अनुसार स्थिर ताप पर यानी कि ताप क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता, स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता विलयन पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, जो इन्होंने नियम दिया था सन 1801 में, तो इन्होंने जो प्रयोग किया था तो प्रयोगों द्वारा गैसों की द्रव में विलेयता और उनके आंशिक दाब में संबंध ज्ञात किया था, और उसी नियम को इन्होंने बताया था। तो उसे ही हम आज हेनरी नियम के नाम से जानते हैं और उसी नियम को हम पढ़ रहे हैं। तो इनके अनुसार जो यस होता है, यस सॉल्युबिलिटी, मतलब यस माने गैस की द्रव में विलेयता, सॉल्युबिलिटी। तो यस बराबर यहाँ पे के एच अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब हो गया कि एस प्रोपोर्शनल होगा पी के। तो जब भी कोई प्रोपोर्शनल होता है तो उसे हटाने के लिए हमें जब इक्वल टू करते हैं तो कोई ना कोई नियतांक जरूर लगा देते हैं। तो ये हमारा नियतांक के एच है। तो एस बराबर के एच पी। इसमें हमने लिखा भी हुआ है कि जहाँ एस गैस की द्रव में विलेयता है और मोल प्रति लीटर में है, पी जो है विलयन पर गैस का आंशिक दाब है, एटीएम में है, और के एच है हेनरी नियम स्थिरांक है, जिसे मोल लीटर इनवर्स वायुमंडल इनवर्स यानी कि एटीएम इनवर्स में कहा जाता है। अगर हम यही जानना चाहें, फिर दूसरे शब्दों में इनकी अगर व्याख्या करनी चाहिए, इनके नियम की अगर हम दूसरे शब्दों में व्याख्या करनी चाहें तो हम कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर गैस का विलयन में, ध्यान दीजिएगा कि स्थिर ताप पर गैस का विलयन में मोल प्रभाज विलयन पर गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि पी बी बराबर एक्स बी और के बी, जहाँ एक्स बी विलयन में गैस का मोल प्रभाज है और पी बी विलयन पर गैस का आंशिक दाब है और के बी हेनरी नियम का स्थिरांक है। तो यही चीज़ देखिए, जो हमारा जो चैप्टर 2 था, ये इसका लास्ट टॉपिक यही था। चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक हमारा था गैस की द्रव में विलेयता। तो अब हम बढ़ेंगे अपने चैप्टर 3 की तरफ। तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर 3, इसका नाम है वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो क्या दोस्तों, नाम से ही हमें पता चल जा रहा है कि वैद्युत रसायन यानी कि रसायन विज्ञान में हम विद्युत का अध्ययन करेंगे, या फिर रसायन के द्वारा जो विद्युत उत्पन्न होगा उसी के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो वैद्युत रसायन की अगर हम बात करें तो उसमें हम लिखते क्या है कि वैद्युत रसायन के अंतर्गत, मतलब अगर इसकी परिभाषा की हम बात करें तो लिखेंगे कि वैद्युत रसायन के अंतर्गत रासायनिक और विद्युत ऊर्जा के मध्य रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। अब वैद्युत रसायन का आधार रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं हम किसे कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों चीज़ें होती हैं। अथवा देखिए, इनके बारे में हमने नीचे हेडिंग डाल के लिख भी दिया है, क्योंकि समझ लीजिए कि हमारा चैप्टर 3 का शब्दावली है। यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे इनका आगे चल के इन सभी बातों का, जैसे इन सभी शब्दों का हम प्रयोग करेंगे, तो अगर हम रेडॉक्स बोल दें तो आपको समझ में ना आए कि रेडॉक्स क्या होता है। तो इसलिए हमने शुरुआत में सभी चीज़ों का शब्दावली लिखा हुआ है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। हमारी दूसरी हेडिंग है इस चैप्टर की ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस और रेडॉक्स रिएक्शंस। तो जब पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा कि पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करने का प्रक्रम, बहुत ही आसान सा परिभाषा है इसका, कि जब पदार्थ में हम ले सकते हैं कि जैसे अगर पदार्थ है तो पदार्थ में परमाणु, आयन या अणुओं के द्वारा
जब एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग किया जाता है, जब एक या अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग किया जाता है तो उस त्यागने की प्रक्रम को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। अब जब होता क्या कि जब जब तथा पदार्थों द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का प्रक्रम अपचयन कहलाता है। जब एक या अधिक क्या कर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं तो उसे हम अपचयन कह देते हैं। तो इसके लिए हमने ये सूत्र भी बताया है, सूत्र सॉरी एक रिएक्शन छोटा सा बहुत ही हल्का सा एग्जांपल है कि Zn है सॉलिड है। जब हम क्या कर रहे हैं कि Zn में से हम 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहे हैं तो ये इसका ऑक्सीकरण कहला जाएगा। जब भी हम, और आपको पता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है किसी भी परमाणु से, पदार्थ से या आयन से, जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि धनायन आ जाता है। जब ऋणायन बाहर जाएगा तो धनायन आएगा ही, तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। लेकिन जब भी अगर यहाँ पे देखिए Cu+2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमने जोड़ दिया, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो यहाँ +2 है, तो ये यहाँ पे Cu फिर S हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, तो ये अपचयन हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण अपचयन आप लोगों को समझ में आया ही होगा। आगे बढ़ते हैं। अपचायक, अपचायक किसे कहते हैं? अपचायक देखिए, अगर आप लोग को बीएससी करना है तो इंग्लिश भी इसकी जाननी जरूरी है। तो अपचायक है रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है, ध्यान दीजिएगा कि जब रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, तो जब रेडॉक्स अभिक्रिया होती है तो उनमें जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है उसे अपचायक कहते हैं। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है उसे ही हम अपचायक कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो जाता है। ये अलग से लिखना है, मतलब लाइन छोड़ के लिखना है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचयित हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, ऑक्सीकारक या उपचायक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। तो इसमें हम पढ़ेंगे, लिखेंगे क्या कि रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे ऑक्सीकारक या उपचायक कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचायक इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऑक्सीकृत हो जाता है। इसके लिए नोट्स हैं कि अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ध्यान दीजिएगा कि अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसके तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाती है, तथा जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसके तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है। तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में हम कुछ और भी जान लेते हैं। तो जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, किनका इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं ही कहलाती हैं। उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। और रेडॉक्स अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं। तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रम एक साथ होते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि इन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रम एक साथ होते हैं। केवल ऑक्सीकरण या केवल अपचयन का जो अकेला प्रक्रम कभी नहीं होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो अगर हम देखें कि अगर हम कापर के जलीय विलयन में जिंक धातु का एक टुकड़ा डाल देते हैं, क्या करते हैं कि अगर हम कापर के जलीय विलयन में एक जिंक धातु का टुकड़ा डाल देते हैं तो हमें निम्नलिखित अभिक्रिया प्राप्त होगी। अब कौन सी अभिक्रिया प्राप्त होगी? ये जो अभिक्रिया हमने लिखा है Cu+2 ये, और उसके बाद से फिर Zn है, ये एक टुकड़ा हम डाल रहे हैं Cu में, कॉपर के जलीय विलयन में। तो वो कह रहा है कि यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें प्लस हो जा रहे हैं तो यहाँ पे Cu हो जा रहा है और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं तो ये Zn+2 हो जा रहा है। ये तो आसान सा समीकरण है। जब हमको पता है कि जब भी किसी में से इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धनायन ग्रहण कर लेता है और जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन ग्रहण कर लेता है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगली टॉपिक पे। अगले टॉपिक है हमारा वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, तो इसे हम पढ़ेंगे कल, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसे पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आया होगा और नोट्स आप लोग तैयार करते रहिए, जिससे कि आप परीक्षा के टाइम आराम से नोट्स के द्वारा पढ़ करके और परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर को गेन कर सकें। हम आपके लिए नोट्स डेली तैयार करेंगे और डेली अपलोड करते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।